वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज योर लाइफ इज टू शॉर्ट to make each mistake of your own and learn, so learn from others mistake। यानी कि आपकी ज़िंदगी खुद इतनी छोटी है ना कि आप हर गलती खुद करके नहीं सीख सकते, ठीक है। तो इसलिए आपको दूसरों के मिस्टेक से सीखना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स को सजेशन दे रहे हैं आपको, तो उन्होंने वो गलती की होगी, तभी आपको वो सलाह दे रहे हैं कि आप वही गलती करने में टाइम वेस्ट ना करो। आपके टीचर्स, आपके सीनियर्स आपको कोई सजेशन दे रहे हैं, तो वो आपको यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि देखो बेटा, हम ये गलती कर चुके हैं, हमने इस गलती का किया हुआ भुगत चुके हैं, तो बेहतर है तुम हमारी गलती से सीख लो। अगर तुमने भी वही भेड़ चाल चलनी है, वो गलती रिपीट करनी है और फिर टाइम वेस्ट करना है और काश से मिलना है कि हाँ काश मैंने उस टाइम उनकी बात सुन ली होती, तो फिर ठीक है, तो फिर कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें टाइम बचाना है अपना, तो औरों की मिस्टेक से सीखना सीखो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। विनिंग एंड लूजिंग आर पार्ट ऑफ लाइफ। पूरे हार जीत दोनों ही हमारे जीवन का एक हिस्सा है। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप जीतोगे दैट मीन्स कोई ना कोई हारेगा, ठीक है। आप हारोगे तो कोई ना कोई जीता होगा। विनिंग एंड लूजिंग कम इन साइकिल्स। साइकिल्स मतलब सर्कल में आती है, एक चीज आती है दूसरी जाती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। नाइदर इज परमानेंट। दोनों में से कोई भी स्थिर नहीं है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति हमेशा जीतता ही रहेगा, राइट। टुडेज विक्टर इज टुमारोज और यस्टरडेज लूजर। आज जो व्यक्ति जीत रहा है, आज जो बहुत सफल इंसान है, वो कल पिछले बीते हुए कल में या तो बहुत बड़ा लूजर रहा होगा, या फिर आने वाले कल में हो सकता है ऐसी कुछ परिस्थितियां बन जाए कि वो एकदम से धराशायी हो जाए। हमने कितने बड़े बड़े बिजनेसेस को जो कि सालों से चलते आ रहे थे, उनको गिरते हुए देखा है, राइट। एंड today's loser might well be a champion next year or the next। और जो आज एक लूजर है, आज एक हारा हुआ व्यक्ति है, वो हो सकता है कि आने वाले अगले साल में या उससे अगले साल में एक चैंपियन बन के सामने आए। While we are fully aware of this, हालांकि हम इस बात को पूरी तरह से जानते हैं, we continue to crave for victory and live in dread of losing। हम फिर भी, हमें पता है कि हार जीत लगी रहती है। आज हार है तो कल जीत भी हो सकती है, आज जीत है तो कल हार भी हो सकती है, बट स्टिल हम क्या करते हैं, हम विक्ट्री चाहते हैं, हम जीतना चाहते हैं, हम उसके लिए क्रेव करते हैं, उसकी लालच रखते हैं, उसके लिए लालसा रखते हैं। एंड लिव इन ड्रीड। ड्रीड मतलब डर, और हारने के डर में जीते हैं। ऑल्दो वी नो इन आवर हार्ट ऑफ हार्ट्स। योर हार्ट ऑफ हार्ट्स का मतलब होता है कि आप वास्तविकता में जानते हैं, असल में असलियत आपको पता है, दैट वन इज इनवेरिएबली फॉलोड, कि एक के बाद दूसरा जो है वो आता ही आता है, हमेशा होता है, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम बाय द अदर, मतलब एक के बाद में दूसरा समय के साथ साथ आता ही आता है। The feeling of happiness and joy any victory brings is felt and enjoyed by our ego। तो हमें जब ये चीज़ पता है कि हार जीत लगी रहती है, तो वो क्या है जो खुश होती है हमारे जीतने से, जो दुखी होती है हमारे हारने से, वो है हमारा ईगो। जब हम जीतते हैं तो जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा आनंद आता है, वो है हमारा ईगो। Our true self knows neither victory nor loss। जो हमारे असल आत्मा है ना, वो तो उसको तो ना हार से फर्क पड़ता है ना जीत से फर्क पड़ता है, राइट। द आत्मन इज बियॉन्ड द डुअलिटी ऑफ गुड एंड बैड। जो आत्मा है वो दो, ये जो डबल चीजें हैं कि एक अच्छा है एक बुरा है, इससे परे है, ठीक है। अच्छे बुरे से परे है, सही गलत से परे है, हार जीत से परे है। बट द ह्यूमन माइंड एंड ईगो एक्सल्ट व्हेन इट कैन डू समथिंग बेटर दैन द अदर पर्सन और अदर टीम। लेकिन इंसान का दिमाग और ईगो जो है वो एक्सल्ट मतलब बहुत खुश होना। वो बहुत खुश होते हैं जब वो कोई चीज दूसरे से बेहतर करते हैं, दूसरे व्यक्ति से या दूसरी टीम से बेहतर करते हैं। And sometimes it becomes difficult to conclude whether our win or their loss causes greater satisfaction। और कई दफा ये अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम अपनी जीत से ज्यादा संतुष्ट हैं या दूसरे व्यक्ति की हार से ज्यादा संतुष्ट हैं। Just as victory brings extreme emotions, so does defeat।
जैसे ही विक्ट्री बहुत ज़्यादा इमोशंस लेकर आती है, हमारे अंदर के बहुत सारे इमोशंस बाहर निकल कर आते हैं, वैसे ही हमारी हार भी हमारे अंदर के बहुत सारे इमोशंस बाहर लेकर आती है. How often we have seen that today's heroes become tomorrow's non-heroes or villains. कितनी दफ़ा हमने ये चीज़ देखी है कि आज के जो हीरोज़ हैं, आज के दिन में जो बहुत सफल व्यक्ति हैं, वो आने वाले कल में बहुत ही विफल या बहुत ही नेगेटिव व्यक्ति बन जाते हैं. ठीक है, ये हमने अक्सर देखा है, कई दफ़ा देखा है कि जिन लोगों को हम एडमायर कर रहे थे, पता चलता था वो किसी न किसी तरीके की किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. सच इज द प्राइस ऑफ सेलिब्रिटी स्टेटस. ये कीमत होती है सेलिब्रिटी स्टेटस होने की. सच इज द प्राइस ऑफ विक्ट्री, और ये कीमत होती है विक्ट्री की. व्हाट अबाउट द लूजर. लेकिन लूजर का क्या, लूजर के बारे में क्या. We owe a great deal to the loser. हम बहुत ज्यादा ऋणी हैं किसी लूजर के. For without a loser there cannot be a winner. क्यों? क्योंकि एक लूजर के बिना एक विजेता नहीं हो सकता. स्वामी विवेकानंद used to say, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, let not the giver feel proud. जो देने वाला है उसको अपने आप में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए. क्यों? For he can give only when there is someone to receive. क्योंकि वो तभी दान कर सकता है जब कोई लेने वाला है, कोई पाने वाला है, कोई दान की इच्छा रखने वाला है, किसी को दान की जरूरत है. ठीक है, तभी वो दे सकता है. अगर मान लो समाज में सब टाटा बिरला अंबानी हो, किसी को देने की जरूरत नहीं है, तो ये जो टाटा बिरला अंबानी हैं फिर वो किसको दान देंगे. राइट. लेट द गिवर नील डाउन एंड लेट द रिसीवर स्टैंड इरेक्ट. तो इसलिए वो कहते हैं कि जो देने वाला है उसको हमेशा नीचे झुक के देना चाहिए, और जो लेने वाला है उसको खड़े होके, सीधा सीना तान के खड़े होके लेना चाहिए. ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग. किसके दौरान में? जब वो देने लेने का काम कर रहे हैं. फॉर गिवर इज ब्लेस्ड टू फाइंड अ रिसीवर. क्यों? क्योंकि गिवर को एक अच्छी, उसके ऊपर दया हुई है, उसको अच्छा वरदान मिला है कि उसको एक लेने वाला रिसीवर मिल गया. ठीक है, तो ये था पैसेज, काफी छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट पैसेज था. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज. देखो, कुछ सेलिब्रेट करने वाली तो टोन है नहीं. राइट. किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा, क्रिटिकल गंभीर कोई टोन नहीं है, मजाकिया टोन भी नहीं है, सीरियस है. ठीक है, हम जाहिर तौर पे आम हमारे समाज में जो एक हार जीत के प्रति लोगों का ओपिनियन बना हुआ है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं. तो कैसा है? रिफ्लेक्टिव. ऑप्शन डी इज करेक्ट. Based on the passage, which of the following statements best reflects the author's perspective on the nature of winning or losing. तो ऑथर का क्या ओपिनियन है हार जीत के बारे में? उनका ये मानना है कि हार और जीत में से कोई भी परमानेंट नहीं है, एक आएगा दूसरा जाएगा. ठीक है, तो आज एक विजेता है, वो कल हारा हुआ व्यक्ति हो सकता था या आने वाले समय में हो सकता है, और आज कोई हारा हुआ व्यक्ति है, वो आने वाले समय में एक विजेता हो सकता है. Winning and losing are permanent states. Incorrect होना पड़ा. These are not permanent states. And once a winner, always a winner. कि एक बार जो जीत गया वो हमेशा जीतता ही रहेगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है. राइट. इनकरेक्ट है. हमने मिशन मार्स तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन चंद्रयान 2 के लॉन्च में हमें विफलता हाथ लगी. Winning and losing are cyclic and temporary, with each state eventually giving way to other. बोल रहे हैं winning और losing जो है वो cyclic है और temporary है, और एक आता है दूसरा जाता है. ठीक है, तो एक जाएगा तब दूसरे के लिए रास्ता बन जाएगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. What does the passage suggest is the role of the true self आत्मन in relation to winning and losing. तो आत्मन जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हार जीत से, वो इससे बिल्कुल उदासीन है, बिल्कुल indifferent है. The true self Atman actively participates in the joy of sorrow and sorrow of winning and losing. Incorrect है. इसमें कौन participate करता है? हमारी ego. The true self is indifferent to winning and losing, which are seen as ego-driven experiences. Option B is correct. Which of the following statement is true based on the passage? पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? The passage suggests that both victory and loss are permanent states in life. पैसेज सुझाव देता है कि दोनों ही विक्ट्री और लॉस परमानेंट स्टेट है लाइफ के, यानी कि जो इंसान जीत गया वो हमेशा जीतता ही रहेगा, और जो इंसान हारने लग गया वो हमेशा ही हारता रहेगा.
ऐसा तो नहीं होता, हम गेम्स में भी देखते हैं, स्पोर्ट्स में भी देखते हैं, सचिन कितने बार नर्वस 90s पे आउट हुए हैं, लेकिन उनने सेंचुरीज भी बनाई हैं, डबल सेंचुरीज भी बनाई हैं, राइट। तो ऐसा तो है नहीं कि जब वो नर्वस 90s पे आउट होने लगे थे तो वो उनके एक डेस्टिनी लिख दी गई थी कि अभी हमेशा हारता ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है। और जब वो विक्ट्री बहुत अच्छे स्कोर करते थे तब भी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अच्छा ही स्कोर करते रहेंगे, हार जीत चलती रहती है, ये टेम्पररी स्टेट है। तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। द पैसेज emphasizes that the ego finds joy in both winning and losing regardless of circumstances। बोल रहे हैं, पैसेज कहता है कि जो ईगो है वो दोनों ही चीजों का, जीतने का और हारने का मजा लेती है। तो ईगो हमारी हारने का कभी मजा नहीं लेती। अगर हमारी ईगो हारने का मजा लेने लगे तो हम अपनी हार से भी सीखेंगे, राइट। तो ये इनकरेक्ट है, ईगो हमेशा आनंद लेती है जीत का। The passage states that the true self or Atman transcends the duality of winning and losing। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following statement is false according to the passage? पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो false है? The ego derives satisfaction from doing better than others। बोल रहे हैं जो हमारा ईगो है वो दूसरों से बेहतर करके संतुष्टि हासिल करता है, बिल्कुल करेक्ट है। The passage implies that winning and losing are essential for the existence of each other। बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप किसी मैच में किसी के साथ compete करेंगे और सभी फर्स्ट आ गए तो विनर कौन हुआ, और अगर किसी मैच में सभी लास्ट आ गए तो विनर कौन हुआ, है ना। तो आपको हार जीत के लिए विनर और लूजर दोनों की जरूरत है। सो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। आत्मन इज कंसर्न विद विक्ट्री एंड लॉस, इनकरेक्ट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन सी इज ट्रू, क्योंकि आत्मा को हार जीत से कोई भी मतलब नहीं होता, सरोकार नहीं होता। एन एनिमल विद अ स्पाइनल कॉर्ड, जिस एनिमल की स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है उसे बोलते हैं वर्टिब्रे। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे। फिर आता है एम्फीबियन। एम्फीबियन वो जानवर जो पानी में रहता है, कोल्ड ब्लडेड होता है, ठीक है, अपने ऑफस्प्रिंग्स को पैदा नहीं करता और गिल्स के जरिए सांस लेता है। मैमल, मैमल जो अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, अपने बच्चे पैदा करता है, अंडे नहीं देता, बच्चे पैदा करता है। उनकी जो मादाएं हैं वो बच्चों को दूध पिलाती हैं, ठीक है, बच्चों के पालन पोषण के लिए दूध जनरेट करती हैं, उनको बोलते हैं मैमल यानी कि स्तनपायी जानवर, ठीक है। और इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वर्टिब्रेट जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फीबल, फीबल का हमें एंटोनिम बताना है, तो फीबल का मतलब होता है बहुत कमजोर, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वाइल्ड मतलब जंगली, फास्ट मतलब तेज, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, फिकल मतलब चंचल। तो यहाँ पे फीबल अगर कमजोर है तो मजबूत इसका एंटोनिम होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द गार्ड told the children to stay away from the flower beds। तो गार्ड ने बच्चों को कहा कि भाई तुम लोग फ्लावर बेड से दूर रहो। अब हमें डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो गार्ड सेड, गार्ड ने कहा, क्या कहा? चिल्ड्रन फिर कॉमा स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स। द गार्ड सेज टू चिल्ड्रन स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स, इनकरेक्ट है। सेज कह नहीं रहा, कहा उसने। द गार्ड टोल्ड टू द चिल्ड्रन, टोल्ड के साथ में टू नहीं आएगा, इनकरेक्ट है। द गार्ड सेड चिल्ड्रन शुड यू स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर्स, कि तुम्हें रहना चाहिए, उनको रहना नहीं चाहिए, उन्होंने बोला तुम रहो दूर, ठीक है। द गार्ड सेड चिल्ड्रन स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फेमिस्ट, फेमिस्ट का हमें एंटोनिम बताना है। फेमिस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत भूखा। हेजिटेंट मतलब हिचकिचाहट। वॉलेटाइल मतलब रिस्क, एट रिस्क। स्टार्व्ड मतलब बहुत भूखा, और सैटिएटेड मतलब तृप्त, ठीक है, जिसकी आत्मा भूख, हंगर, पानी, प्यास कुछ भी तृप्त हो चुकी हो। तो अगर फैमिश मतलब भूखा है तो तृप्त मतलब ऑप्शन डी इसका एंटोनिम है। अ शॉप नियर बाय सेल ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज। देखो एक शॉप है यानी कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। अगर सेल को हमें सिंगुलर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? सेल्स all the goods of daily use। so a shop nearby, sell की बजाय क्या आएगा? सेल्स आएगा। ऑप्शन सी में एरर है। I can't make out my mind about taking a vacation in winter। make out का मतलब होता है किसी चीज को समझना, कुछ जांचना, समझना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अपना मन बना नहीं पा रहे, ठीक है, आप कोई फैसला लेने में, निर्णय लेने में असमर्थ हो रहे हैं कि भाई वेकेशन विंटर में कहाँ ले, ठीक है, क्या वेकेशन विंटर में ले नहीं ले उसके बारे में। तो यू कैन नॉट मेक अप योर माइंड, ठीक है। मेकअप का मतलब होता है निर्णय लेना,
ठीक है, तो अगर आप नहीं ले पा रहे तो यू कैन नॉट मेक अप योर माइंड अबाउट टेकिंग अ वेकेशन इन विंटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट मतलब कि अपने मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने ही गुणगान गाए जाना। बूस्ट अबाउट वन्स ओन क्वालिटीज बिल्कुल करेक्ट है, अपनी ही प्रशंसा किए जाना। वन वर्ड सब्सिट्यूट करना है, एबल टू बी हैप्पी, सक्सेसफुल एक्सेट्रा अगेन आफ्टर समथिंग डिफिकल्ट और बैड हैज हैपेंड। कोई व्यक्ति कुछ बुरा होने के बाद भी दोबारा से खुश हो जाए, खुश होना सीख ले, सफल हो जाए, ठीक है, निराशा हाथ लगी उसके बाद भी वो सफल हो गया, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, रेजिलिएंट। क्या बोलते हैं, रेजिलिएंट, यानी कि उसमें इतनी काबिलियत थी कि वो निराशा के बाद फिर उठ के खड़ा हुआ, फिर उसने फाइट किया और फिर सफलता हासिल करी। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक। रेमिनेंट मतलब कुछ चीज के जो बच्चे कुछ चीजें बच जाती है ना, वो। रेजिलिएंट मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। रेजिस्टेंस मतलब कुछ प्रतिरोध, कुछ अवरोध, रुकावट बीच में। He was formerly a doctor of the corporate hospital. अच्छा, आप किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं, I work at an MNC company. Of an MNC company तो नहीं होते, I am an engineer at an MNC, ठीक है, यानी कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑफ उस कंपनी का काम तो नहीं कर रहे, तो एट आएगा ना कि ऑफ। He was formerly a doctor at the corporate hospital. अ डॉक्टर फॉर्मली, अ डॉक्टर ऑफ की बजाय एट आएगा। अ स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास मतलब कोई छुपा हुआ खतरा। अ सडन डेथ इनकरेक्ट है। अ गुड फॉर्च्यून इनकरेक्ट है। अ हिडन एनिमी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ टीम हैव वन द मैच, टीम देखो एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, और काउंटेबल कैसे पता चलता है, टीम का टीम्स हो सकता है, तो टीम्स मतलब एस प्लूरल फॉर्म में है, अगर टीम है तो मतलब सिंगुलर टीम है, तो सिंगुलर के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा ना, तो हैव की बजाय क्या आएगा, आवर टीम हैज वन द मैच। और टीम हैव की बजाय हैज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। They called Mohan a dash because he did not want to go into a dark lane. अगर आप सारे फ्रेंड्स वगैरह खड़े हैं, ठीक है, आप ऐसे मस्ती मजाक कर रहे हैं, आपने अपने एक फ्रेंड को बोला कि चल तू उस अंधेरे को ज्यादा शेर बनता है, तू उस अंधेरी गुफा में जाके दिखा। अब वो डर रहा है बेचारा, तो आप क्या उसका मजाक उड़ाने लगोगे कि तू तो डरपोक है, तू तो बहादुर नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, कावर्ड। क्या बोलते हैं, कावर्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हीरो, हीरो मतलब कोई हीरो जो बहादुर है, ब्रेव है, ठीक है, वेलियंट, इन सब का मतलब यही है, बहादुर, ब्रेव, सो ऑप्शन सी ए कावर्ड इज करेक्ट। दे ऑलवेज शेयर्ड मशीनरी एंड गुड्स एज नीडेड विदाउट अ हिच। दे मतलब कौन, नो आइडिया, ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, कि वो लोग हमेशा मशीनरी शेयर करते थे, जो भी उनको जरूरत के गुड्स थे वो शेयर करते थे बिना किसी हिचकिचाहट के। Then they had the first serious quarrel in 40 years of farming side by side. फिर 40 साल एक दूसरे के खेतों के आसपास में काम करने के बाद में, फार्मिंग करने के बाद में, 40 साल बाद उनके बीच में एक बहुत सीरियस बहस हो गई, बहुत सीरियस लड़ाई हो गई। एंड अनफॉर्चुनेटली द लॉन्ग कोलैबोरेशन फेल अपार्ट। तो ये तो कोलैबोरेशन जो 40 साल का था वो टूटा, तो यानी कि बी के बाद में सी स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। Two brothers lived on adjoining farms in a small village. दो भाई थे जो एक दूसरे से जुड़ी हुई फार्म्स में रहते थे एक छोटे से गांव में, तो ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा। अब ये ही आगे बताता है कि वो हमेशा अपनी मशीनरी, गुड्स वगैरह जो भी उनको जरूरत की चीजें थी वो शेयर करते थे। तो डी के बाद में ए, डी ए बी सी, डी बी सी ए, डी ए बी सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हार्डली हैड वी गेट इन बट द ट्रेन स्टार्टेड। बोल रहे हैं कि हम अभी अंदर पहुंचे ही थे कि जब बारिश स्टार्ट हो गई, मतलब हम बड़ी मुश्किल से अंदर पहुंचे थे जब बारिश स्टार्ट हुई। हार्डली हैड, वी गेट इन की बजाय बट क्या हो जाएगा, वी गॉट इन व्हेन, जब स्टार्ट हुई, ठीक है। वी गेट इन नहीं आएगा, वी गॉट इन बिफोर नहीं आएगा, वी गॉट इन व्हेन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The watchman has been bitten by a stray dog. जो वॉचमैन है उसको स्ट्रे डॉग द्वारा काट लिया गया। अब बाय के बाद में जो आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है अ स्ट्रे डॉग, ठीक है। अ स्ट्रे डॉग पहले आएगा, अ वॉचमैन नहीं आएगा, ये इनकरेक्ट है। स्ट्रे डॉग, अ स्ट्रे डॉग, अ स्ट्रे डॉग, ठीक है। अब हैज आएगा,
ठीक है, यहाँ पे हैज है तो हैज आएगा, अ स्ट्रे डॉग हैज बिटन द वॉचमैन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ बैंकर taped a picture drawn by one of his small children, एक बैंकर ने एक छोटी सी पिक्चर जो उसके बच्चे ने, छोटे बच्चे ने बनाई थी, वो क्या करी, टेप करी मतलब चिपकाई, टू हिज ऑफिस वॉल, अपने ऑफिस की दीवार से। When he dash at work next morning, तो जब वो आया, अराइव्ड हो सकता है, रीच्ड हो सकता है, तो जब वो अगले दिन सुबह ऑफिस आया तो he found the dash was covered by a dash notice, तो उसने पाया कि वो जो पिक्चर थी वो कवर्ड थी किससे, एक डैश नोटिस, किसी तरीके का नोटिस था, वार्निंग नोटिस हो सकता है या फिर कोड ऑफ कंडक्ट का नोटिस हो सकता है, किसी तरीके का नोटिस था। सेइंग ही वाज इन डैश ऑफ कंपनी पॉलिसी, ही वाज इन वायलेशन ऑफ कंपनी पॉलिसी, उसने उल्लंघन किया है कंपनी पॉलिसी का, विच रिक्वायर्ड पर्सनल आइटम्स टू बी पुट अवे एट नाइट, जिसके तहत रात के समय आपको अपनी पर्सनल आइटम्स को निकाल के रखना पड़ेगा। डैश अ रिएक्शन वॉज नॉट जस्ट पिटी, इस तरीके का रिएक्शन ना केवल दुखद था, इट रिस्क डिमोटिवेटिंग द बैंकर कंप्लीटली, लेकिन इसके अंदर एक छुपा हुआ रिस्क भी था कि बैंकर जो है वो कंप्लीटली डिमोटिवेट हो सकता है। इन शॉर्ट इट डिफाइड कॉमन सेंस, अगर संक्षिप्त में कहे तो ये जो रिएक्शन था उसके अंदर कोई भी तर्क नहीं था, कोई भी कॉमन सेंस नहीं था। व्हेन ही डैश एट वर्क द नेक्स्ट मॉर्निंग, टर्न्ड मुड़ना, अचीव्ड कुछ हासिल करना, रीच्ड पहुंचना, अराइव्ड पहुंचना। अब रीच्ड और अराइव्ड दोनों ही करेक्ट होंगे, लेकिन यहाँ पे हम जब ऑफिस की बात करें तो ज्यादा फॉर्मल वर्ड है अराइव्ड, आई अराइव्ड, ठीक है, सो ऑप्शन डी अराइव्ड इज करेक्ट। व्हेन ही अराइव्ड एट वर्क द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड द डैश वॉज कवर्ड, द टेप कवर्ड थी, ऑफिस कवर था, चाइल्ड कवर था या पिक्चर कवर्ड थी, तो वो जो पिक्चर थी जो उसने चिपकाई थी वही पिक्चर कवर्ड थी ना, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाय अ डैश नोटिस, अब किस तरीके का नोटिस था, सब्सटैंशियल मतलब कंसिडरेबल, बड़े आकार का, लार्ज मतलब बड़े आकार का, जनरस मतलब उदार तो कोई नोटिस नहीं हो सकता, कंसिडरेबल मतलब काफी बड़ी मात्रा में। अब यहाँ पे बड़ा से नोटिस से वो कवर्ड था, सो अ लार्ज नोटिस इज करेक्ट। सेइंग ही वाज इन डैश ऑफ कंपनी पॉलिसी, वायलेशन मतलब उल्लंघन, डैमेज मतलब क्षति पहुंचाना, इंटरप्शन मतलब बीच में रोकना, डिसरप्शन मतलब तोड़फोड़ करना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए वायलेशन, उल्लंघन, कंपनी पॉलिसी का उल्लंघन किया उसने। डैश अ रिएक्शन वॉज नॉट जस्ट पिटी, इस तरीके का जो रिएक्शन था ना केवल दुखद था, इट रिस्क डिमोटिवेटिंग द बैंकर कंप्लीटली। दैट अ रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन, सच अ रिएक्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि इस तरीके का एक रिएक्शन जो था वो बहुत ही दुखद था। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।